हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी यानी इसकी अम्लीयता के बारे में देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में कि वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बोक्सिल समूह, ये जो हमारा है ये क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है और उसके एक साइड से कोई भी अल्काइल समूह जो है ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो आखिर इसकी प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, इस बात को यहाँ से समझिए। तो देखिए होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये डेल्टा निगेटिव होता है और कार्बन जो है ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हमेशा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। एक टाइम आता है जब ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन तोड़कर ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस और इधर O और इधर H। क्लियर है। अब देखिए इस कार्बन पर आ गई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन को हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। तो इससे क्या होता है, पुनः क्या हो जाता है, ये इस तरह का हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड O और H। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इस कार्बन पर प्लस चार्ज तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये प्लस चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो स्टेप है ये होता ही नहीं है, बहुत ही फास्ट होता है। इससे डायरेक्ट जो है हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। इसका जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है। इस केस में अगर ऐसा करने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब आप लोग पहले ही जानते होंगे कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, यानी अपने ऊपर माइनस चार्ज रखना चाहता है। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा लेता है। हाइड्रोजन के इस बॉन्ड का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, हाइड्रोजन को यहाँ से H प्लस के रूप में निकाल देता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि इस तरह का हो जाता है, यहाँ से H प्लस निकल गया, यहाँ से H प्लस निकल गया और हो क्या गया, कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फाइनली ये स्ट्रक्चर होता है जब ये क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है। तो इसने H प्लस को कहाँ से निकाला, ऑक्सीजन के पास से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। तो इस तरह से ये H प्लस को डोनेट कर दिया, और H प्लस को डोनेट कौन करता है, तो एसिड करता है, अम्ल करता है। तो इस स्थिति में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या दिखा रहा है, अपनी अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ये अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है। तो H प्लस डोनेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कार्बोक्सिलिक एसिड ने हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में क्यों निकाला। जो एसिड H प्लस डोनेट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वही काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अपने ऑक्सीजन से प्लस चार्ज हटाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति की क्यों होती है ना। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब फर्दर ये जो स्ट्रक्चर है H प्लस को निकालने के बाद इसका भी क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, वो कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन पर माइनस। H प्लस देने के बाद ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप इस दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बॉन्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर एक बॉन्ड है ही, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर डॉट डॉट इस तरह से दिखाया जाता है।
और माइनस चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, डेल्टा माइनस यहाँ भी, डेल्टा माइनस यहाँ भी। तो ये क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड होता है। इस दोनों ही स्ट्रक्चर का ये हाइब्रिड होता है। क्लियर है? तो H+ को डोनेट करने के बाद तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको आप गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको मैं इस तरह से भी डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है। इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया कि ये H+ क्यों डोनेट करता है, अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है। तो देखिए, ये हम क्या करते हैं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे, हम इसको H2O में डालेंगे। हम इसको क्या करेंगे, H2O में डालेंगे, और H2O में डालते ही क्या हो जाएगा कि इस ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बताइए, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है? और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये H+ यहाँ से निकला और H2O से जाकर मिल गया, तो क्या हो जाएगा, H3O+, ये हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया, देख लीजिए, ये हमारा बन गया, वही स्ट्रक्चर बन गया H+ को निकालने के बाद। उतना करने के बाद, और ये भी हम डायरेक्ट, ये क्या किए हम इसको डायरेक्ट किए, हमने यहाँ से क्या किया, H+ को निकाल दिया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, आप जानते हैं, इस तरह से, ये कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और इस दोनों का हाइब्रिड क्या होगा, तो ये क्या है, इस दोनों का हाइब्रिड है, यही दोनों स्ट्रक्चर बना है। यानी ये सारा का सारा स्टेप जो है ये मैंने यहाँ से गायब कर दिया। हमने क्या किया, डायरेक्ट H+ को यहाँ से निकाल दिया। H+ निकलता क्यों है, उसका कारण ये है, ठीक है, ये उसका कारण है कि H+ निकालना क्यों पड़ता है, और H+ निकलने के बाद क्या होता है वो ये है, ठीक है। ये हमारा बना, तो ये हमारा एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक, इसको हम एसिड मान रहे हैं क्योंकि ये H+ अम्ल मान रहे हैं, क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो बना है ये हमारा कहलाएगा कंजुगेट बेस, यानी कि संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षारक। आपको बताए थे हम एक कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, कि कोई भी अम्ल जो है वो अपना कोई भी अम्ल है या क्षार है तो वो H+ देता है या लेता है तो क्या बनाता है, संयुग्मी क्षारक या संयुग्मी अम्ल बनाता है। जैसे कि ये अम्ल है, इसने H+ दिया तो ये क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षारक बनाएगा। अगर ये क्षारक होता, ये H+ को एक्सेप्ट करता तो क्या बनाता, संयुग्मी अम्ल बनाता। यानी ये पेयर में होते हैं, ये आपको पहले भी हमने बताया था। और इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो अम्लीय प्रकृति की है ही, लेकिन अगर आपके पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और आपको उसके बीच में कंपैरिजन करना हो कि इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की है, तो आप क्या करेंगे, आप संयुग्मी क्षारक को देखेंगे। किसको देखेंगे, संयुग्मी क्षारक को देखेंगे। संयुग्मी क्षारक जितना ज़्यादा अस्थायित्व प्राप्त होगा उसे, यानी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो अम्ल भी क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी इस अम्ल की अम्लीयता, इस एसिड की अम्लीयता पता करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम संयुग्मी क्षारक को देखेंगे, ठीक है। और इस संयुग्मी क्षारक के स्टेबिलिटी को पता करेंगे। क्लियर है? ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये अम्ल भी क्या होगा, उतना ज़्यादा स्थिर होगा, यानी अच्छा अम्ल होगा, इसकी अम्लीयता अधिक होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ जब डोनेट करता है तो संयुग्मी क्षारक बनता है, और ये संयुग्मी क्षारक जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यानी कि अनुनाद के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण ये बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का संयुग्मी क्षारक स्टेबल होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या होता है, अच्छा अम्ल माना जाता है, अच्छी अम्लीय प्रकृति इसकी मानी जाती है। लेकिन हमारे पास ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति की, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की क्यों होती है, क्योंकि उसका जो संयुग्मी क्षारक बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। लेकिन आपके सामने अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे दिया जाए, 4-5 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जाएं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के संयुग्मी क्षारक को कंपेयर करेंगे। जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक सबसे अधिक स्टेबल होगा, उसका अम्ल भी क्या होगा, सबसे अधिक अच्छा होगा, उसकी अम्लीय प्रकृति सबसे अच्छी होगी। यानी हर एक चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, ये संयुग्मी क्षारक पर, संयुग्मी क्षारक के स्टेबिलिटी पर। ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक हम चीज़ करते हैं
आपको क्वेश्चन कहीं पर दिया हुआ है, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, ठीक है, वाटर और फिनॉल, ठीक है, इन सब के एसिडिक नेचर को बताना है। अम्लीय प्रकृति के सभी हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, अल्कोहल भी है, वाटर भी है, फिनॉल भी है, सभी अम्लीय प्रकृति की है। लेकिन इन सब में से सबसे अधिक अम्लीयता किसकी है, हमें कंपेयर करना है, बताना है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की ये है या ये है या ये है। तो हम किस आइडिया हमारे पास कहाँ से आएगा, तो आइडिया हमारे पास आएगा संयुग्मी क्षारक से, यानी कि इसका H+ निकालेंगे, इसके संयुग्मी क्षारक को देखेंगे वो कितना स्टेबलाइज्ड है, इस बात को देखेंगे। उसी तरह इसका H+ निकालेंगे, उसी तरह इसका H+ निकालेंगे, उसी तरह इसका H+ निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अभी तुरंत, इसके बाद कि किस तरह से हम इसके कंपेयर करना है हमको कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अम्लीय है कि अल्कोहल ज़्यादा है कि फिनॉल ज़्यादा है कि वाटर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अम्ल का जो एक ओवरऑल आइडिया होता है वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, इन सबको बता दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को क्यों निकालता है, और H+ निकालने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर आता है, जो संयुग्मी क्षारक बनता है वो स्टेबलाइज्ड है किस चीज़ से, तो रेजोनेंस से, अनुनाद प्रभाव के कारण। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक अच्छा अम्ल माना जाता है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, H2O और फिनॉल में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, OH है, इसका हम क्या करेंगे, H+ यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। और है ये क्या चीज़, तो ये संयुग्मी क्षारक है, संयुग्मी क्षारक है, संयुग्मी क्षारक है, क्योंकि अगर ये अम्ल है H+ दे रहा है तो अम्ल से क्या बनेगा, संयुग्मी क्षारक बनेगा, ये ठीक है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन होता है। अगर हम बात करें किसकी, तो हम फिनॉल की बात करें, तो फिनॉल के केस में क्या चीज़ है आपका, ये OH होता है। अब क्या करना है, यहाँ से H+ को निकालना है, तो H+ कहाँ से निकलेगा, फिर उसी ऑक्सीजन से निकलेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से H+ निकाल देंगे तो ये हमारा कहलाता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ये भी क्या चीज़ है, हमारा संयुग्मी क्षारक बन गया, क्योंकि अगर ये अम्ल है, ये H+ दे रहा है, तो ये क्षारक की, संयुग्मी क्षारक की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक कहलाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल है हमारे पास ROH, हम यहाँ से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, RO- हो जाएगा। उसी तरह H2O है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H+ निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH- हो जाएगा। तो देखिए सबका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हर एक अम्ल से H+ निकालकर हमने संयुग्मी क्षारक बना लिया। मान के चलिए कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है संयुग्मी क्षारक, ये हमारा सेकेंड नंबर है, ये हमारा जो है थर्ड नंबर है, और ये हमारा जो है फोर्थ नंबर है। तो अब हमको क्या करना है, अम्लीय प्रकृति पता करनी है कि इसमें से कौन सा अम्ल जो है वो ज़्यादा अम्लीय है। तो कैसे पता करेंगे, आपको आइडिया दिया था कि जितने भी यहाँ पर संयुग्मी क्षारक बने हैं सबके हमको क्या करने हैं कि सबके हमको स्टेबिलिटी को पता करने हैं कि इसमें से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। चलिए कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये स्थायित्व प्राप्त है इसको, ठीक है, स्थायित्व प्राप्त है। किस चीज़ के द्वारा स्थायित्व प्राप्त है, तो देख लीजिए रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा। अनुनाद तो है ही, लेकिन अनुनाद के साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, समान अनुनादी संरचना, समान अनुनादी संरचना। कहने का मतलब कि आपके पास अगर कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है और ये रेजोनेंस से इसको स्टेबिलिटी प्राप्त है, तो रेजोनेंस के कारण ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, आप लोग जानते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, R कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
तो इस तरह से रेजोनेंस में भाग लेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना बनेगा। इन दोनों ही अनुनादी संरचना में जब आप माइनस चार्ज को देखेंगे वो कहाँ पर है, तो दोनों ही केस में वो देख लीजिए माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है, दोनों ही केस में माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है। यानी आपको इस दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा, ये दोनों समान है, इसीलिए हमने कहा समान अनुनादी संरचना है। तो अनुनादी संरचना में भी जो समान अनुनादी संरचना होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। क्लियर है आपको? अब इसमें देख लीजिए, इस फेनोक्साइड आयन में आप जब देखेंगे, जब हम बात करें किसकी, तो फेनोक्साइड आयन की, तो फेनोक्साइड आयन के केस में क्या चीज़ है आपके पास, ये है। ठीक है, तो फेनोक्साइड आयन में क्या है कि रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, ठीक है ना, रेजोनेंस तो फेनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, अनुनादी संरचना बनेगा इसका भी, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहने का मतलब यहाँ पर समान अनुनादी संरचनाएं नहीं बनेगी, इसकी जितनी भी अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो समान नहीं बनेगी। यानी अनुनाद प्रभाव तो है लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। अभी बताया आपको कि समान अनुनादी संरचनाएं जो है वो ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त होती है इसको, ठीक है। और ये सिंपल सा क्या चीज़ है, अनुनादी संरचना इसका बनेगा, एक जैसा नहीं बनेगा, सब एक दूसरे से अलग होगा। दूसरा बात ये है कि इसमें ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, स्टेबल है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक समय आएगा जब इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है आपका कि हमेशा ऑक्सीजन पर ही माइनस चार्ज रह रहा है, देख रहे हैं आप, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर हमेशा माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल बनाएगा इसको, तो एक ये कारण है। तो हम कह सकते हैं कि फेनोक्साइड आयन भी जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको स्थायित्व प्राप्त है। किस कारण, तो अनुनाद प्रभाव के कारण। लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसका जितना भी अनुनादी संरचना होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी माइनस चार्ज आएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर, और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा आपका इससे, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन से, ठीक है। अब चलिए इसमें बात करते हैं हम एल्कोहल, ये एल्कोहल में बात करते हैं। तो एल्कोहल में देखिए H+ निकालते हैं तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है, और ये क्या चीज़ है, R, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल समूह है। तो ये एल्काइल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इसको क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल बना रहा है। क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये चाहेगा कि मेरे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज आ जाए ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देकर और ज़्यादा इस पर माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। तो एल्कोक्साइड आयन का जो स्टेबिलिटी है वो नीचे चला जाएगा, ऊपर तो दूर की बात है, ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज को ये कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वाटर की बात करें तो वाटर में क्या चीज़ है, ये OH, ये हाइड्रोक्सिल समूह बना, OH- बना, ठीक है। इस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है ना, ना इस पर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ना इसको रेजोनेंस जो है प्रभावित कर रहा है, इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो है कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये OH- ना बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो बहुत कम भी नहीं है। तो इस अनुसार आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। तो देख लिए सबसे ज़्यादा जो संयुग्मी क्षारक जो स्टेबल है वो किसका है, तो कार्बोक्सिलेट आयन का है, यानी कि ये पहले नंबर वाला। तो हम कहेंगे कि पहले नंबर वाला जो एसिड है, यानी ये जो हमारा एसिड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उससे कम कौन है, तो सेकेंड नंबर वाला देख लीजिए। सेकेंड नंबर वाला 3 गो एरो मैंने ऊपर किया हुआ है, ये 2 एरो किया हुआ है फेनोक्साइड आयन का, तो ये सेकेंड नंबर पर हमारा ये संयुग्मी क्षारक स्टेबल है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, ये तो ऊपर ही देखिए नीचे कर रहा है इसके स्टेबिलिटी को, इस कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को नीचे कर रहा है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस अनुसार आप जब इसका ये तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी है, ये क्या चीज़ है, ये स्टेबिलिटी है किसका, कंजुगेट बेस का, यानी कि संयुग्मी क्षारक का ये स्टेबिलिटी है। तो संयुग्मी क्षारक का जैसा स्टेबिलिटी है वही उसके अम्लीय प्रकृति का भी क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर का ये हो गया। तो हम कह सकते हैं
RCOH ये सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी सबसे ज़्यादा अम्ल, अच्छा अम्ल। उसके बाद ये सबसे अच्छा अम्ल, उसके बाद ये सबसे अच्छा अम्ल वाटर, और उसके बाद ये सबसे अच्छा अम्ल एल्कोहल। ठीक है, ये सभी अम्लीय प्रकृति की ही हैं क्योंकि ये सभी H+ डोनेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनॉल से भी अच्छा, वाटर से भी अच्छा, एल्कोहल से भी अच्छा, क्योंकि ये H+ को डोनेट करने के बाद क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, कंजुगेट बेस बनता है, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस यानी समान अनुनादी संरचनाओं के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या, हर एक तरह का क्वेश्चन आपको जब अम्लीय प्रकृति को कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यही ट्रिक अपनाना है, यही तरीका अपनाना है संयुग्मी क्षारक के स्टेबिलिटी को पता करके। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अम्लों के अम्लीय प्रकृति को पता करने का एक और जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि किस तरह से हम लोग करते हैं इक्वेशन के रूप में, वो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, कोई हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये H+ डोनेट करेगा। इसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम जब जल के साथ कराएंगे तो ये क्या होगा, अपना H+ देगा इस H2O को, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी भी आपको बताया था, फिर वही चीज़ होने वाला है। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर H3O+ हो जाएगा। ठीक है, H2O और H+ यहाँ से इसको मिल जाएगा तो H3O+ हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए आप लोग पढ़े होंगे ये Ka का वैल्यू, ये Ka क्या होता है, ये Ka होता है आपका अम्ल वियोजन स्थिरांक। ये Ka क्या होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अम्ल वियोजक स्थिरांक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके वैल्यू से पता लगाया जाता है कि अम्ल जो है वो कितना ज़्यादा अम्लीय है, उसकी प्रकृति कितना ज़्यादा अम्लीय है। तो इससे, इस ऑर्डर से आप क्या कर सकते हैं, Ka का इक्वल टू क्या होता है कि प्रोडक्ट का वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सांद्रता, नीचे में क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट की सांद्रता को लिखते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देखिए RCOO माइनस प्रोडक्ट में और H3O+ अपॉन RCOOH का कंसंट्रेशन। ये चीज़ आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 11th में, इक्विलिब्रियम जो चैप्टर होता है वहाँ पर स्थिरांक, उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या चीज़ है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। कि अम्ल को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो इस तरह से डिसोसिएट कर जाता है, वियोजन हो जाता है, उसका वियोजित हो जाता है वो। तो उसके रिएक्टेंट जो होता है उसका कंसंट्रेशन बटे में किसका, तो उसके रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा यही हमें बताता है क्या चीज़, एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में। कहने का मतलब कि Ka का वैल्यू, इतना करने के बाद यदि Ka का वैल्यू ज़्यादा आता है तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो क्या चीज़ है, अधिक प्रबल है। ठीक है, अधिक प्रबल है। यदि कहने का मतलब है कि ये Ka का वैल्यू हमें क्या बताता है, ये अम्ल के प्रबलता के बारे में बताता है कि ये Ka का मान जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो है जो अम्ल है वो ज़्यादा अधिक प्रबल होगा। लेकिन अधिकतर केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं pKa का। अब आप कहेंगे कि ये pKa क्या है, ठीक है ना, ये आप कहेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, -log Ka। ठीक है, -log Ka, क्योंकि इसका Ka का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा आपको, अजीब सा, अटपटा सा, ऐसे 1.17 × 10⁻⁻⁷ इस तरह का कोई वैल्यू आता है। लेकिन जब इसको हम pKa के वैल्यू से देखते हैं -log लगा के, तब इसका वैल्यू आपको किस तरह से आएगा, तो 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। तो ये आसान हो जाता है pKa का वैल्यू का। तो हम लोग इसी से स्टडी करते हैं एसिडिक नेचर को ज़्यादातर, ठीक है, आसान बनाने के लिए। तो कहने का मतलब Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिड अधिक प्रबल होगा। उसी तरह यदि pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा, अम्ल उतना ज़्यादा अधिक प्रबल होगा, है ना। Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा अधिक, अम्ल उतना ज़्यादा अम्लीय, उसकी प्रकृति उतना ज़्यादा अम्लीय। pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा कम, अम्ल की प्रकृति क्या चीज़, उतना अधिक।
यानी Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो अम्ल की प्रकृति, अम्ल का अम्लीयता बढ़ेगा, लेकिन Pa का वैल्यू जितना कम होगा अम्ल का अम्लीयता उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी इस दोनों ही केस में क्या बढ़ रहा है, अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। लेकिन एक केस में Ka का वैल्यू यानी कि अम्ल वियोजन स्थिरांक का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अम्ल की प्रकृति बढ़ेगी, या नहीं तो pKa का वैल्यू कम होगा तो अम्ल की प्रकृति बढ़ेगी। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं इस तरह से, देखिए कि Ka का वैल्यू ज़्यादा, pKa का वैल्यू कम, तो अम्ल की प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी। अम्लीयता जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। जो अम्लीयता है वो अधिक होगा, अम्लीयता जो है वो अधिक होगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, उस डाटा को यदि आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अम्ल है वो कैसा है, एसिडिक, कितना एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाटा वो है कि अगर pKa का वैल्यू जो है 1 से कम होता है, ठीक है ना, अगर pKa का वैल्यू क्या होगा कि 1 से कम होगा तो उस अम्ल को हम कह सकते हैं, ओवरऑल मिलाकर उस अम्ल को हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल उसको कह सकते हैं। यदि pKa का वैल्यू जो है वो 1 से 5 के बीच में आता है, 1 से 5 के बीच में उसका अगर वैल्यू आता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं मध्यम प्रबल अम्ल। ठीक है, मध्यम प्रबल अम्ल, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी ये ना तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, ना तो बहुत ज़्यादा क्या है कि अम्लीय प्रकृति की नहीं है, मतलब दुर्बल अम्ल नहीं है वो। अब देखिए, अगर pKa का वैल्यू 5 से ज़्यादा आता है, pKa का वैल्यू यदि 5 से ज़्यादा आता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसमें आता है। इसके अंदर क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो इसके अंदर आता है। ठीक है ना, किसके अंदर, तो 1 to 5, उसका जो ज़्यादा अधिकतर आप pKa वैल्यू देखेंगे तो 1 to 5 के बीच में ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन है तब, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये है मिनरल एसिड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, कुछ मिनरल एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका pKa वैल्यू होता है कितना, इसका pKa वैल्यू होता है आपका 7.0। ठीक है, ये तो ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए 5 से ज़्यादा है इसका pKa वैल्यू, तो ये दुर्बल अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से दुर्बल अम्ल है। ये आपको याद रखना है इस वैल्यू से। जैसे अगर ये होगा आपको CF3COOH, ठीक है ना, CF3COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख रहे हैं COH लगा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25। तो देख रहे हैं 1 से कम है, 1 से कम है, ये मिनरल एसिड है, 1 से कम है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मिनरल एसिड भी है, तो इसका देख लीजिए आप कितना कम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। उसी तरह आप ये ले लीजिए बेंजोइक एसिड, आपने सुना होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन के रिंग पे COH लगा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड का जो ये होता है एसिडिक नेचर, ये वैल्यू जो होता है pKa का वो होता है 4.19। ठीक है, 4.19 होता है। उसी तरह एसिटिक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 4.76 होता है, 4.76। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आइडिया आ रहा होगा कि बेंजोइक एसिड वो क्या है, बेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, किससे, ये इस एसिटिक एसिड से। क्लियर है, बेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, किससे, इस एसिटिक एसिड से। आपको पता चलेगा इसका कारण क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए 1 to 5, ये 1 to 5 में आ रहा है, तो 1 to 5 में है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता ही है 1 to 5 के अंदर ज़्यादातर, तो उसमें भी ये CH3COH जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका जो है कम है। तो जितना कम होगा pKa वैल्यू, देख रहे हैं ना यहाँ पर pKa वैल्यू जितना ज़्यादा कम रहेगा एसिड उतना ज़्यादा प्रबल रहेगा। तो इसमें pKa वैल्यू किसका कम है, तो इसका कम है, तो बेंजोइक एसिड वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे, इस एसिटिक एसिड से। बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, किससे, एसिटिक एसिड से। तो चलिए आगे आपको मैं बता रहा हूँ जो चीज़, उससे आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से आखिर इसका वैल्यू इतना ही क्यों आ रहा है।
ठीक है ना, जिस आधार पर हम एसिडिक नेचर पता कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन सब का रीज़न क्या है। चलिए एक पॉइंट है जो आप जरूर याद रखिएगा, वो पॉइंट ये है कि मोलिकुलर मास बढ़ने से, मोलिकुलर मास, कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है, अगर ये बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अम्लीयता है वो क्या होती है, कम होती है। वो क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्यों कम होता है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से Ka का वैल्यू क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से अम्लीयता कम होता है क्योंकि Ka का मान क्या होता है, वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, HCOH फॉर्मिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड के बाद आपका होता है ये ऑर्डर CH3COH का, उसके बाद होता है आपका C2H5COH का। इस केस में आप देख रहे हैं फॉर्मिक एसिड ज़्यादा अम्लीय है, एसिटिक एसिड उससे कम है और ये उससे कम है। क्योंकि क्या हो रहा है इधर से, तो देख लीजिए इधर से क्या हो रहा है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ रही है। इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 ही कार्बन, तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, आणविक द्रव्यमान कम हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कम इसका है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि Ka का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। Ka का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। 7 × 10⁻⁻5, 7.7 × 10⁻⁻5, इसका होता है 1.75 × 10⁻⁻5। क्लियर है। और इसका वैल्यू होता है 1.4 × 10⁻⁻5। ठीक है, इन सभी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो Ka का वैल्यू है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है 17.7। 10 टू द पावर ये तो सेम है सबका, ठीक है, लेकिन ये देखिए 17.7, ये 1.75, ये 1.4। तो Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा, एसिडिक नेचर उतना अधिक, अम्लीय प्रकृति उसकी उतनी अधिक। तो इसमें देखिए इसका Ka का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका Ka का वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है ना, 1.4 है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि मोलिकुलर मास बढ़ने से यानी आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है कि अम्लीयता कम होती है, क्योंकि Ka का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देख लीजिए Ka का वैल्यू सबसे कम हो गया क्योंकि इसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके कारण की ओर हम चलते हैं, इसके रीजन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होता है, सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, प्रतिस्थापियों का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता पर। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो 2 तरह के ग्रुप होते हैं। आपको पता होगा कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अम्लीयता पर प्रभाव डालते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो किस तरह से डालते हैं, तो ये देखिए, अगर जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, EDG है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो ये क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीयता को क्या करेंगे, घटाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीयता को EDG ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला जो समूह है वो इसकी अम्लीयता को घटाता है। किस तरह से घटाता है, तो देख लीजिए, मान के चलिए कि हमारे पास ये है C2H5COH और एक एसिड हमारे पास है CH3COH। ठीक है, तो अभी ही मैंने आपको बताया था कि इसका मोलिकुलर वेट कम है, इसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको तो पता ही है कि ये जो है ये ज़्यादा अम्लीय है, किससे, इससे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, वो तो आप वैल्यू तो याद रख नहीं पाएंगे, Ka का वैल्यू। दूसरे तरीके से देखिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर C++OH है, इधर से C2H5 लगा हुआ है, इसमें CH3C++OH। ठीक है, तो ये दोनों CH3 और C2H5 ये क्या चीज़ है, एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल समूह है। और एल्काइल समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो होगा क्या, देखिए कि यहाँ से जब H+ निकलेगा तो इस पर माइनस आएगा, कंजुगेट बेस संयुग्मी क्षारक बनेगा। उसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा।
अब देखिए ये जो कंजुगेट बेस है इसके स्टेबिलिटी को जब हम देखेंगे तो ये C2H5 जो है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ बढ़ाएगा। ये भी बढ़ाएगा लेकिन ये थोड़ा कम बढ़ाएगा, है ना। जितना बड़ा ये ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, और जितना छोटा ग्रुप रहेगा वो उतना कम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस माइनस को और क्या कर रहा है, ये माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है ना। यानी कि यहाँ पर ये प्लस आई लगा रहा है और यहाँ पर भी ये प्लस आई लगा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा प्लस आई लगा रहा है, ये कम लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके स्टेबिलिटी को कम कर ही रहा है, लेकिन ये अधिक देकर अधिक इसके स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो बताया था आपको कि कंजुगेट बेस जो है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है अम्ल उतनी ज़्यादा अम्लीय होती है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको तो अनस्टेबल कर रहा है, माइनस पर माइनस चार्ज दे रहा है। इसको तो प्लस देना चाहिए था, तो ये माइनस देकर क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। कहने का मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति को ये घटा रहा है। ये भी दे रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो उस अनुसार हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा क्या चीज़ है, एसिडिक है, अम्लीय है। किससे, इससे। यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस कंजुगेट बेस के संयुग्मी क्षारक के स्टेबिलिटी को कम करता है, जिसके कारण अम्लीय प्रकृति भी कम हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये प्रभाव पड़ता है किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अब देखिए दूसरे नंबर पे एक और ग्रुप होता है, वो क्या होता है आपका, वो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह। अपनयन समूह जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है। इस तरह के भी EWG भी होते हैं, जैसे कि आपका जो है हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, ये हैलाइड ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब देखिए इसके आधारित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे देख लीजिए ये आपका है क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, इधर है आपका, हम इधर लगा देते हैं इसको COH। दूसरा देख लीजिए कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के पास जो है एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है और ये COH है। उसी तरह ये कार्बन है, इस पर H है, इस पर H है और इस पर क्या चीज़ है, क्लोरीन है और इधर COOH है। और एक और ले लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, क्लोरीन कहीं भी नहीं है। इस तरह से अब इसमें जब आप देखेंगे अम्लीय प्रकृति अगर डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरीन है ये -I लगाता है, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। तो ये क्या करेगा, कार्बन से सभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। तब यहाँ से जो H+ निकलेगा आपका, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, सब जगह से H+ निकालेंगे, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। तो हर एक जगह क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन H+ को निकाल दीजिए। H+ को आप निकाले तो क्या बना, संयुग्मी क्षारक बना। अब इसके स्टेबिलिटी को देखिए, स्टेबिलिटी कैसे होगा, तो माइनस चार्ज वाला है तो इसको प्लस चार्ज जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा ये क्या चीज़ होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, या देखिए ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो खींच के क्या कर रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है। क्लियर है ना। उसी तरह ये क्या कर रहा है, 2 तरफ से खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, एक तरफ से खींच रहा है और ये कहीं से नहीं खींच रहा है। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन समूह है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या कर रहा है, इसको प्लस चार्ज प्रोवाइड करा रहा है। कोई एटम से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी ये क्लोरीन जो है ये कार्बन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच कर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये कम खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, ये खींच ही नहीं रहा है। तो उस अनुसार हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका जो अम्ल होगा वो भी ज़्यादा अच्छा अम्ल होगा। तो इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे अच्छी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। तो ये -I ग्रुप वाले का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले का ये प्रभाव है। क्लियर है। अब देख लीजिए इसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए इस तरह का है, CH2 है, इधर F लगा हुआ है, इधर COOH है। ठीक है, इधर क्लोरीन है, CH2 है, COOH है, ये है। उसके बाद ब्रोमीन है, ये CH2 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये OH है। ये आयोडीन है, ये CH2 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये OH है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस तरह से।
तो आपको बोला गया कि इसमें से क्या कीजिए, इसका एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति पता कीजिए। तो आपको पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हैलाइड ग्रुप होता है वो -I लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह क्या करता है, तो अम्लीय प्रकृति को बढ़ाता है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, जब हम फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। तो इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, थोड़ा कम खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, थोड़ा और कम कर दिया। और ये क्या हो गया कि बहुत कम कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचकर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इसको। तो सबसे अच्छा अम्ल क्या होगा, ये होगा। उसी तरह ये थोड़ा कम खींच रहा है तो उसके बाद ये होगा। ये थोड़ा और कम खींच रहा है तो ये होगा, और ये बहुत कम खींच रहा है तो ये सबसे लास्ट में। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इस अनुसार, इस ऑर्डर से आप पता कर लेंगे अम्लीय प्रकृति, अगर आपका ये हैलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि पहला नंबर वाला सबसे अच्छा अम्ल, दूसरा नंबर वाला उसके बाद, तीसरा नंबर वाला उसके बाद, और चौथा नंबर वाला उसके बाद। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, उस आधार पर भी एसिडिक नेचर डिसाइड कर सकते हैं। कितना ग्रुप लगा हुआ है, वो 3 लगा हुआ है कि 2 लगा हुआ है कि 1 लगा हुआ है, इस अनुसार भी हम कर सकते हैं। और एक और हम कर सकते हैं डिस्टेंस के अनुसार, क्योंकि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी +I और -I वाला, ये डिस्टेंस, दूरी के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरह का करा देता हूँ। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये मैं अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह करने वाले, उसमें से मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से, अगर CH3 है, CH2 है, CH है, और यहाँ पर एक लग गया क्या चीज़, हमारा क्लोरीन लग गया, और इधर COH। ठीक है, उसी तरह यहाँ से दूसरे ग्रुप को लेते हैं हम। ये CH3 था, ये CH3 है, ये हमारा CH है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ये हमारा CH2 है, और ये हमारा COH है। ठीक है, फिर तीसरा हम लेते हैं, CH3 है, ये मान के चलिए कि ये है हमारा क्या चीज़, ये है CH2, और इससे क्या लग गया, क्लोरीन, इधर CH2 है, इधर CH2 है, इधर कार्बन डबल OH है। अब देखिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अब इस तीनों में से किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है, तो आपको देखना है कि ये क्लोरीन लगा हुआ है, -I वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचकर इसको क्या करेगा, इसके अम्लीय प्रकृति को बढ़ाएगा। तो इसका दूरी देखिए, ये पहले लगा हुआ था दूसरे कार्बन पर, इस बार लगा हुआ है तीसरे कार्बन पर, और इस बार लगा हुआ है चौथे कार्बन पर। तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किससे दूरी बढ़ रही है, इससे। इस समूह से दूरी कितना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा इसका प्रभाव उतना ज़्यादा रहेगा, और जितना दूर चला जाएगा उसका प्रभाव उतना कम हो जाएगा। तो सबसे नज़दीक किसमें है, तो इसमें है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो ये होगा। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय। सेकेंड नंबर में देखिए, क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लेकिन दूर चला गया है तो थोड़ा कम खींच पाएगा, तो सेकेंड नंबर में ये हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए कि सबसे दूर चला गया, ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींच कर इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, तो तीसरे नंबर में ये हो जाएगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि दूरी पर भी क्या होता है, -I और +I का जो प्रभाव है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह में आप हैलाइड ग्रुप को याद रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह में आप क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एल्काइल समूह लगा होगा वहाँ क्या होगा कि बढ़ाया जाएगा, एसिडिक घटाया जाएगा, अम्लीय प्रकृति को घटाया जाएगा। जहाँ जहाँ ये लगा रहेगा हैलाइड ग्रुप, वहाँ वहाँ अम्लीय प्रकृति को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का आपको तो बताया था कि मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होता है, Ka का मान बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है ना। मोलिकुलर वेट बढ़ता है, Ka का मान कम होता है, और एसिडिक नेचर कम होता है। तो ये चीज़ तो वैल्यू रख कर तो आप याद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब ट्रिक अपनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह का क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा, इन सब के अलावा जो है आपको ये चीज़ याद रखना है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है +R और -R वाला, है ना, कहाँ पर अनुनादी संरचना बन रहा है, ये भी प्रभावित करेगा एसिड के अम्लीय प्रकृति को। तो ये सब चीज़ आपको जो है याद रखना है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति पूरा का पूरा खत्म हो गया है। लंबा वीडियो जरूर बना है लेकिन पूरा अम्लीय प्रकृति में कुछ नहीं बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे जरूर, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।